मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर बांटी लाल बत्तियां, 6 नेताओं को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। एनडीए की सहयोगी जेडीयू बीजेपी से पूछेगी प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम। औपचारिक रूप से जेडीयू बता सकती है मोदी की उम्मीदवारी नहीं होगी मंजूर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं यूपी कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी। जोनल हेड्स के रिपोर्ट ना देने पर बदले जाएंगे यूपी में 50% जिला प्रमुख। कानपुर में छेड़खानी से आजिज आकर नाबालिग लड़की ने किया आत्मदाह। घर वालों ने 3 युवकों पर आरोप लगाए। नोएडा में लूटपाट के बीच में आए युवक को बदमाशों ने मारी गोली। घायल युवक अपोलो अस्पताल में भर्ती। बदमाशों का कोई सुराग नहीं। नोएडा के सेक्टर 61 में 5 साल के बच्चे को स्कॉर्पियो ने कुचला। बच्चे की मौके पर हुई मौत। परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस से भी हुई तीखी झड़प। बहराइच में एक बार फिर दिखा यूपी पुलिस का रौद्र रूप। सैकड़ों लोगों के सामने युवक की बेरहमी से की पिटाई। पीड़ित ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश। वाराणसी के चेतगंज इलाके में पाइप के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। सूडान में शहीद हुए जवानों का पूरे सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। यूपी सरकार देगी सूबे के 2 जवानों के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद। और नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। भक्त कर रहे हैं मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। देश भर में मंदिरों को धूमधाम से सजाया गया। कुदड़ी के लाल का अद्भुत कमाल। चंद सालों की सियासत और बन गए माला माल। देखिए धंधा कमाल का। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल। ये जो हमारी आपकी दुनिया है ना, ये दुनिया पोथी पढ़ पढ़कर थक गई। पीढ़ियां उस दुर्लभ मंत्र को ढूंढते ढूंढते चल बसी, लेकिन वो अचल मंत्र किसी के हाथ नहीं आया साहब। और अगर ये मंत्र किसी के हाथ लगा तो सिर्फ चंद सियासतदानों के, कुछ राजनेताओं के, जिन्होंने कारोबार के अच्छे अच्छे विशेषज्ञों खिलाड़ियों को भी औंधे मुंह पटक दिया। धूल चटाते हुए इन राजनेताओं ने अपने कर्तव्यों से इन विशेषज्ञों को, इन कारोबारियों को, उद्योगपतियों को, इन्वेस्टमेंट गुरुज को, मैनेजमेंट गुरुज को इन राजनेताओं ने पटक दिया। धूल चटाते हुए अपने खजाने में करीब 20,000 गुने तक का इजाफा कर लिया, वो भी चंद सालों में। कुछ घोषित तरीके से, कुछ अघोषित तरीके से। ऐसे ही एक धुरंधर हैं, नगीना हैं मायावती जी के ताज के। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामअचल राजभर साहब। ये जनाब पिछली माया सरकार में मंत्री भी थे। बताया जा रहा है कि धन साधना के माहिर खिलाड़ी राजभर साहब के खजाने में अघोषित रूप से 10.5 अरब रुपए जमा है। मामले की विजिलेंस जांच चल रही है। इनके जैसे ही कुछ और तमाम माननीय हैं हमारे देश में। लिहाजा बहस का मुद्दा यह नहीं है कि राजभर साहब ने कितना कमाया, कैसे कमाया। मुद्दा यह है कि सियासत की सीढ़ी मिलते ही लोग कैसे रईसी की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। यही वो गूढ़ सवाल है जिसकी अगले 1 घंटे तक हम यहां पर पड़ताल करेंगे। और वो मंत्र अगर हमें समझ में आया तो आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। कुदड़ी के लाल का अद्भुत कमाल। चंद सालों की सियासत और बन गए माला माल। देखिए धंधा कमाल का। धंधा है पर गंदा नहीं है, ऐसा राजनेता कहते हैं। गंदा साबित भी नहीं हो पाता। धंधा गंदा नजर तो आता है लेकिन साबित कोई नहीं कर पाता। विजिलेंस हो, सीबीआई हो, सीडी सीआईडी हो, पता नहीं कौन कौन सी आप फेमा फेरा कुछ भी लगा दीजिए, ये धंधा गंदा दिखता है लेकिन साबित बहुत मुश्किल से होता है। जी, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामअचल राजभर के खिलाफ विजिलेंस जांच का शिकंजा कसने लगा है। उन पर 10.5 अरब रुपए की अघोषित संपत्ति रखने का आरोप है। यानी मायावती के एक और धुरंधर सिपहसालार की मुश्किलें
बढ़ गई है। ये कौन सा गुलाल है, ये कौन सा मंत्र है जिसके तिलक से राजयोग और जिसके उच्चारण मात्र से सत्ता तंत्र की समूची शक्ति इंसान में संचारित होने लगती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चंद सालों में 10 अरब से ज्यादा की कमाई का जो फॉर्मूला दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हासिल नहीं कर पाया, वो एक गुदड़ी के लाल ने कर दिखाया। नाम है राम अचल राजभर। औसत से भी निचले दर्जे के लो प्रोफाइल सियासतदान जो फिलवक्त उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष हैं। जी, तो दरअसल वो गुलाल सियासत है और उस मंत्र में भी सियासत ही रची बसी है, जिसके सटीक आनुपातिक प्रयोग से चंद सालों में 10.5 अरब की रकम मुहैया करा दी, वो भी अघोषित। लिहाजा पहले शिकायत हुई, फिर जांच हुई और फिर हुई सिफारिश, जिसके बाद सूबे की सरकार ने विजिलेंस जांच शुरू करा दी। हालांकि राजभर साहब अपने नाम के ही मुताबिक ठीक ठाक रईस हैं, करोड़पति हैं, लेकिन कागज से परे की इनकी संपत्ति हैरान करने वाली है। यह समझना मुश्किल हो गया है कि कैसे कथित रूप से समाज सेवा का बीड़ा उठाने वाले हमारे सियासतदान देखते ही देखते सियासत की उर्वर जमीन पर पैसे की फसल उगाने लगते हैं। और बात सिर्फ राम अचल राजभर की नहीं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात करें, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बात करें, या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, या वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन की, सब उसी गुलाल और मंत्र के महारथी हैं, जिसके धुरंधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम जैसे राजनेता रहे हैं। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि रईस होने की अनिवार्य शर्त है सियासत? अगर यही सच है तो फिर तो सरकार को बाकायदा सियासत में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाने चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सरकारी नौकरियों के लिए मंगवाए जाते हैं, ताकि रईसी पर सबका बराबर हक हो सके और वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए मशक्कत करने वाला हिंदुस्तान धन धान्य से लबरेज ऐसा मुल्क बन सके जिसकी तरफ विश्व मुद्रा कोष भी ललचाई निगाहों से देखे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। जी, माया यानी दौलत, माया के सबसे करीबी और अघोषित संपत्तियों में भी सबसे आगे। गजब हो गया। मायावती ने जब 1,000 रुपए की नोटों की माला पहनी, अगले दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी आए दहाड़े और कहा कि दलित की बेटी जब दौलत का वर्ण करती है तो मनुवादियों के पेट में मरोड़ पड़ने लगती है। अब क्या हो रहा है? अब नसीमुद्दीन जी बताएंगे, मौर्य जी बताएंगे कि अब किसके पेट में और कैसे मरोड़ पड़ रही है। गजब हो गया भाई। आप पूरा प्रदेश, आप पूरा देश लूट के खा जाइए, डकार भी मत लीजिए, और जो बोले उसको मनुवादी बता दीजिए। यह बसपा का फंडा है। सपा हो, कांग्रेस हो, तमाम दूसरे दल हो, भाजपा हो, वहां पर भी एक से एक धुरंधर पड़े हैं। अब आप जो बैठे हैं हमारे साथ, गोपाल राय साहब, अब इनके कोई ऐसे करामात बाहर आए नहीं, क्योंकि सत्ता इनको मिली नहीं। अब जब सत्ता इनको मिलेगी, अगर मिलेगी, तब देखेंगे कि ये क्या करते हैं। गोपाल राय साहब, सही कह रहा हूं मैं? अब जानकार तो आप हैं, अब हम कुछ बताएं अच्छा नहीं है। वैसे सत्ता मिली नहीं है, लेकिन तमाम तरह के आरोप अभी से चस्पा कर दिए गए हैं। नहीं, देखिए, आरोपों का मसला अलग है। हर लुटेरा जब भी उसके ऊपर अंगुली उठती है, हाँ, तो अपने बचने के लिए कुछ जबान तो चलाएगा ही।
लेकिन मसला उससे नहीं है। इस देश के अंदर एक जागरण पैदा हो रहा है और वह जागरण निश्चित रूप से जो वर्तमान राजनीति के जो सारे फंडे हैं उसको पलटना चाहता है। एक आम आदमी मेहनत करके जो कुछ भी कमाता है या राष्ट्र के राज्य के कोष में जमा करता है वो देश और समाज की बेहतरी और विकास के लिए जमा करता है और वो चाहता है कि अब इस पर लगाम लगे। देश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी का जन्म वर्तमान राजनीति की समस्त परंपराओं को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए है, विध्वंस करने के लिए है, क्योंकि जब तक ये राजनीति का वर्तमान फंडा विध्वंस नहीं होता है, वो खंडित नहीं होता है, नए भारत का निर्माण करना और भ्रष्टाचार पर लगाम करना मुश्किल काम है। इसलिए वर्तमान राजनीति की समस्त परंपराओं को तोड़ने का ही नाम है आम आदमी पार्टी। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि जरा आप हमारे सारे मेहमानों को एक बार आज का मुद्दा जरा क्लियर कर दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, ये विषय हमने केवल राम अचल राजभर के मीमांसा के लिए नहीं लिया। राम अचल राजभर को तो हम जान रहे हैं 20 बरस से, और मेरे ख्याल से 20-25 साल की उनकी कुछ कुल पॉलिटिकल यात्रा है। मुझे वहां से राम अचल राजभर याद है जब उनके पिता की छोटी सी हलवाई की दुकान हुआ करती थी, उस पर बैठा करते थे राम अचल। छोटी दुकान, गुमटी टाइप की, बड़ी दुकान नहीं थी। और फिर साइकिल पर बहुत समय तक इन्होंने साथ में भोपू लेके चूहे मार दवा बेची, अभी भी लोगों को याद होगा। और आज मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ये सत्यता है, तथ्य है राम अचल के लिए। और राम अचल राजभर आज की स्थिति क्या है, अखिलेश प्रताप सिंह इस जानते होंगे, पूरब का मामला है। आज स्थिति यह है कि अकबरपुर के आसपास कहीं नजर दौड़ा दीजिए, जहां जमीन दिख जाए आपको, और पूछिए भैया किसकी है, 90% जगह जवाब मिलेगा राम अचल राजभर की। यह स्थिति हो गई। मैंने जब इस विषय को चुना तो इसलिए चुना कि हिंदुस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जिसके 6 पूर्व मुख्यमंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालतों में कटघरे में खड़े हैं। ये बदकिस्मत मुल्क है। ये विषय हमने इसलिए चुना कि हम जानना चाहते थे कि जो कला वॉरेन बफेट नहीं जान पाया, जिसको दुनिया का सबसे शार्प इन्वेस्टर कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट का जिसको महामानव कहा जाता है, वो नहीं सीख पाया, वो हमारे यहां के ये लोग सीख गए जो औपचारिक शिक्षा भी बहुत नहीं पाई। हालांकि राम अचल तो अंग्रेजी में एमए है, एलएलबी भी है, लेकिन जिनको नहीं थी, बाबू सिंह कुशवाहा को तो शिक्षा नहीं थी। बाबू सिंह कुशवाहा को मुझे वो भी याद है जब ये लकड़ी की टाल में चलाते थे, लकड़ी की टाल, एक पजामा पहनते थे और कमीज पहनते थे ऊपर। अब अरबों के स्वामी हो गए, अरबों के। मैं समझ नहीं पा रहा। अरे जयललिता का एक बार तब भी समझ में आता, सिनेमा में काम करती थी, कुछ मेहनताना अच्छा मिलता होगा सिनेमा वालों को भाई। जो साइकिल जिनको नसीब नहीं थी वो चार्टर्ड प्लेन अपने घर में खड़े करने लगे। ये कौन सा मंत्र है, ये कौन सा तंत्र है, कौन सा टोटका है, कौन सी कर्ण पिशाचनी है, कौन सी डाकनी विद्या है, शमशान की अघोर साधना है, ये क्या है? ये तो समझना मुझे पड़ेगा। माया महा ठगनी हम जानी, कबीर ने कहा। मैं आज के संदर्भ में नहीं कह रहा, कबीर के संदर्भ में कह रहा हूं। तो ये तो समझना पड़ेगा वो टोटका कौन सा है। राम अचल के बहाने मैं उस टोटके को ढूंढूंगा। और बता दूं, जिन लोगों ने दृश्य देखा होगा उनको, या जो लोग अकबरपुर से परिचित होंगे, देखा नहीं होगा तो सुन लेंगे। वहां जाके जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना भैया राय साहब, प्लास्टिक का पाइप को ये भोपू की तरह इस्तेमाल करते थे साइकिल पर, जब ये बेचते थे चूहे मार दवा। ये चूहे मार दवा बेचते बेचते अनिल अंबानी को फेल कर दिया, मुकेश अंबानी को फेल कर दिया। अरे वो तो कुछ लगा के कमाए, ये भाई तो 1,000 करोड़, 1,050 करोड़ बिना लगाए। अमिताभ अग्निहोत्री 14 घंटे की नौकरी बेकार कर रहे हैं भाई। अतुल अग्रवाल 14 घंटे अपने गले को कष्ट दे रहे हैं, बेकार। क्यों? ऐसा चोखा धंधा हम क्यों नहीं करें, सब क्यों नहीं करें इस देश में? फिर हम कहते हैं सार्वजनिक शुचिता लाइए। अखिलेश जब चौटाला होंगे, जयललिता होंगी, लालू जी होंगे, प्रातः स्मरणीय मधु कौड़ा होंगे, मायावती जी होंगी, मुलायम सिंह जी होंगे, नाना प्रकार के लोग होंगे। और अखिलेश भाई बैठे, इनकी पार्टी के एक पितामह, उनकी भी जरा बात बता दूं,
नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा कि थर्ड फोर्स पर मार कर रहे हैं अमिताभ जी। कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट है। पुणे में दुकान नहीं, वो भी इन्हीं के भाई थे, रामचल के। गुमटी थी, खोखा जिसको बोलते उत्तर प्रदेश में। चाय और समोसा बेचा करते थे, एक कढ़ाई थी, 50 समोसे बना पाते थे दिन भर में, वही बेच लेते थे। वो चलाते थे कौन? सुरेश कलमाडी। मुरारजी भाई का दौरा हुआ, एक चप्पल मार दी इन्होंने मुरारजी भाई के। आदरणीय संजय जी जिंदा थे, व्यक्तियों को चुनने की कला उनमें भी अद्भुत थी। संजय गांधी, पूरा बोलिए। संजय गांधी, वो भी अद्भुत संत थे इस देश की धरती पर। उन्होंने इनको बुलवा लिया, बोले आ जाओ, तुम्हारे जैसे आदमी की तो जरूरत है कांग्रेस में। क्योंकि जवाहरलाल की कांग्रेस को, पटेल की कांग्रेस को, सुभाष की कांग्रेस को, गांधी की कांग्रेस को, यही जो ये विवेकानंद के परिपाटी के संत हैं, यही आगे बढ़ाएंगे। आज वो हजारों करोड़ों में खेल रहे हैं, हजारों करोड़ों में। अब ये अखिलेश भाई मुझे बताएं, कौन सा समोसा इतना महंगा बिक गया जो हजारों करोड़ का बना गया उस आदमी को? इसलिए आज ये सवाल लेके आया हूं। फिर मैं कहूं, राम अचल व्यक्ति के तौर पर इतने बड़े नहीं कि उनके लिए हम 1 घंटा खराब करते जी। ये प्रकृति, ये टेंडेंसी, ये चाल, ये चेहरा, ये चरित्र, इस पर बात करने आया अखिलेश जी। और बात बड़ी मौजूद भी है। ये मंत्र भाई चूंकि आपकी बिरादरी के हैं, राजनेता बिरादरी के हैं, उठना बैठना आप सब लोगों का है। मैं चाहता हूं ये मंत्र एक बार हमें बताएं। हम इस मंत्र का उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितने में जेल ना जाना पड़े। नहीं, ये मंत्र सबको पता है। देखिए, पिछले 20 सालों से जब लिबरेशन हुआ और पैसे की आमद हिंदुस्तान में बहुत बढ़ी और नेशनल पार्टियां कमजोर हुई, रीजनल पार्टियां बढ़ी, तो नोट बैंक और वोट बैंक, ये 2 टारगेट हुए सबके। सिर्फ नोट बैंक और वोट बैंक हम कैसे कंसोलिडेट करें। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, हम पॉलिटिशियन तो दोषी है क्योंकि वो जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो एक रिफ्लेक्शन है कि आप हमारे लिए ऐसा नजीर बनिए कि हम आपका अनुसरण करें, पालन करें। तो वो नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, उनको उस तरह से रहना चाहिए कि आप वो नजीर, समाज में जो बेहतर नजीर है वो पेश कर सकें, लेकिन वो नहीं किया। दूसरी बात ये हो गई कि जो अधिकारी भी थे, जिनके बाइलाज में भी है कि वो लोग अपना सब कुछ बताएंगे। पॉलिटिशियन को तो आ गया, एक्ट आ गया कि सब वेबसाइट पे देना है, उनके नियमावली में है, उसके बाद भी नहीं देते हैं। अब वो आया कि देंगे भी तो सार्वजनिक नहीं होगा, उसमें भी बहुत से लोगों ने नहीं दिया। तीसरा हरास हो गया कि करप्शन जो है चुनाव में या नेतागिरी में या ब्यूरोक्रेसी में मुद्दा नहीं बन रहा है, मुद्दा बन नहीं रहा है। अखिलेश भाई एक बात, अखिलेश भाई अब बहुत अदब से एक बात कह दूं जी, एफिडेविट से ज्यादा झूठा धंधा इस देश में कोई है नहीं। आप कहिएगा तो सुन लो, एक सेकंड, 200 उदाहरण देके सिद्ध कर दूंगा। 200 उदाहरण देके, दिल्ली में जिस इलाके में फ्लैट की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपया है, मैं उस दिल्ली की बात कर रहा हूं, वहां कांग्रेस के एक नेता ने अपने फ्लैट की कीमत 46 लाख रुपया लगा के एफिडेविट दे दिया। ये चरित्र है? नहीं, ये नहीं, कौन किसको? और सुनिए, जिनके घर का रोज का खर्चा 1 लाख रुपया है, वो लोग एफिडेविट देते हैं कि मेरे पास, सुनो ना, कॉलम आता कार है कि नहीं, कहते कार नहीं है मेरे पास, हम बेकार हैं। अरे आप सरकार है, आप बेकार बता देते हैं, उस एफिडेविट को क्या करें? हमारी बात को आप दूसरे तरफ ले लिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ बताया जा रहा है, बताया तो कम से कम गया, अब वो कितने गए, कम या ज्यादा, जनता देखे। जनता के लिए सार्वजनिक तो किया गया, अब जनता समझ ले कि कितने का। मकसद इसका यही था कि सार्वजनिक हो, जनता देखे। तो उसका मैं कारण बता रहा हूं। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, इनमें से जो बातें आप कह रहे हैं, ज्यादातर बातें अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, गोपाल कृष्ण राय, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी, जब ये लोग कहते हैं तब आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते, तब आप लोग इनको मक्कार बताते हो। यही बातें जो आप कह रहे हो, यही नियम कायदे और नैतिकता की बात करके ये आप जो है आम आदमी पार्टी ये संघर्ष कर रही है। अभी इनका भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा था, आज से 25-30 साल पहले कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, समाज में उसकी इज्जत होती थी, उसको लोग झुक के सलाम करते थे, उससे मिलते थे, उसको इज्जत भरी नजरों से देखते थे।
आज किसी के पास गाड़ी घोड़ा हो गया, 10 आदमी हो गए, खर्च करने को पैसे हो गए, तो अब आदमी उसको जो देता है, ये नहीं देखता कि कैसे लाया है। ठीक है, मेहनत से भी लोग लाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 नंबर से लाते हैं, सबके पास। अरे आप तो रामराज की परिकल्पना ना, आप तो रामराज का सिद्धांत प्रतिपादित करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है। पारसनाथ यादव के पास चलूंगा, पारसनाथ यादव जी के पास चलूंगा। आप यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पारसनाथ यादव जी, भाई गजब हो गया, राजनेता खद्दर कुर्ते वाले जितने मुझे मिले सब करोड़पति ही मिले। अतुल, बोलिए क्या गजब हो गया। पाएंगे हम लोग जितने की संपत्ति है। हाँ, कई बार देखना पड़ता है यार, कुछ कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, और खुद बहुत बड़े जीरो हैं। पैसा कमाने वाले खुद बहुत बड़े जीरो हैं। ना शिक्षा है, ना संस्कार है, ना नैतिकता है, ना मर्यादा है। मुकदमे एक से बढ़कर एक पड़े, लेकिन खाते में जीरो बड़े बड़े। क्या कहना है बताइए। अब जो आपका मन है कह दीजिए। यह मामला राम अचल राजभर साहब से शुरू हुआ है, प्रिय विषय है आपका। ऐसा है मान्यवर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में जो हमारी संविधान सभा की जो कमेटी थी, उसने पहले इस बात की चिंता व्यक्त कर दिया था, जनता को समर्पण करने के पहले जो दस्तावेज संविधान था, तभी ये कहा था कि हमने जो न्यायपालिका बनाई है और कार्यपालिका बनाई है, इनमें हमने योग्यता का निर्धारण किया है, लेकिन जो सर्वोपरि हमारी विधायिका होगी उसमें कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। और उसके चलते किसी न किसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही चिंता व्यक्त की थी कि किसी न किसी दिन आने वाली पीढ़ी को, आने वाली संतानों को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। अच्छी बात। आज जो उसकी जो योग्यता बनाई गई है, क्योंकि ये संख्या बल का देश है, प्रदेश है, आज जो योग्यता बनाई गई है उस योग्यता में केवल धन बल और बाहुबल हावी हो रहा है। जब हम संख्या बल से कमी पाने लगेंगे तो हम धन बल और बाहुबल का प्रयोग करेंगे, और धन बल बाहुबल के लिए ये बड़ी ताकत से इधर सरकारें जो बनी हैं उन्होंने कोशिश किया है। मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि राम अचल भर का सवाल नहीं है, सवाल जिस दल में रखे, जिस मुखिया के नीचे उन्होंने काम किया, क्यों नहीं उसकी जांच हो जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, पारसनाथ यादव साहब अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहां पर लेकर आ गए। उन्होंने सीधे राम अचल राजभर के कंधे पर पांव धर के मायावती जी पर निशाना साध लिया। अब अगर मैं समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम गिनाना शुरू करूंगा तो फिर मंत्री जी लाजवाब हो जाएंगे। सवाल यह है कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोड़ा जैसे छोटे छोटे लोग हों, रातों रात सोने की खदानों के मालिक बन गए, रातों रात हीरे की खदानें ले ली, रातों रात अरबपति हो गए। ये मंत्र मुझे समझना है। आपने जो चर्चा रखी है बहुत अच्छा विषय लिया है चर्चा के लिए, लेकिन इसमें मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस सबसे अलग है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, और उत्तर प्रदेश में जो इस तरह की घटना है, जिस समय से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ, उस समय से राजनीतिक भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हो गया। चाहे राम अचल राजभर हो, चाहे अनेकों लोग हों। और राम अचल राजभर केवल एक राजनेता नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो चेहरा है, और यहाँ पारसनाथ जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा की, और मेरे साथी जो बैठे हैं, आपने भी बड़ी अच्छी चर्चा की और ग्लोबलाइजेशन से बात को शुरू किया, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इन सपा ने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन 1 साल पूरा होने के बावजूद भी लोकायुक्त जांच हुई, उसके बाद में विजिलेंस जांच हुई। जांच पर जांच क्यों हो रही है? जब लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी तो राम अचल राजभर जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और अभी जब मुकदमा दर्ज हो गया है, कल
इतने घंटे बीत जाने के बाद में भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, पारसनाथ यादव जी से पूछना चाहता हूं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जी यादव जी बताइए। जो बात आप कह रहे हैं, ये दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां दोष सिद्ध होने के बाद ही कार्रवाई होती है, और दोष सिद्ध हो गया है, कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई के पहले जो आप कह रहे हैं कि इतना घंटे बीत गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये कहीं निर्दोष न कोई व्यक्ति फंस जाए, इस पर भी जांच विजिलेंस लेके तमाम ऐसी हमारी एजेंसियां हैं जो ये कार्य करने की कोशिश करती रहती हैं। कोई व्यक्ति कल ये न कह दे कि मुझे नाजायज परेशान किया जा रहा है, उसके लिए ये समय दिए जाते हैं। देखिए, इसमें एक बात मैं कहूं, मैं चंद्रमोहन सिंह जी से भी कहूंगा और पारस भाई से भी कहूंगा, पार्टी पर मत ले जाइए चीजों को। और अगर बहस में उलझेंगे तो मैं सबकी तस्वीर दिखा दूंगा नहाते हुए गुसल खाने की, तो चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं, मैं पार्टी में नहीं ले जा रहा। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं चंद्रमोहन भाई से कह रहा हूं। इन्होंने कहा ना कि भाजपा ऐसी, मैं भाजपा की कुंडली बताने लगूंगा। मैं बड़े फलक पर बात कर रहा हूं। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं कि राज अचल राजभर गिरफ्तार हो जाएगा तो कौन सा गांधी का राज आ जाएगा इस देश में। इन सब प्रवृत्ति, दलित का बेटा, गरीब परिवार का लड़का, ये राजा, वकालत नहीं चली, उनके घर की चेन्नई की फोटो मुझे भेजी मेरे दोस्त ने। मैंने जब फोटो देखी तो मैं हतप्रभ रह गया। गोपाल राय जी, 7 स्टार होटल वैसा नहीं होगा देश में, 7 स्टार होटल वैसा नहीं होगा। ये जो लक्ष्मी बरस रही है छप्पर फाड़ के राजनेताओं पर, अक्रॉस द पार्टी लाइन, सर्वदलीय लक्ष्मी की बरसात, इस पर सवाल है। इसलिए कोई अपने को पारसा मत समझो कि नहीं जी मेरा कॉलर तो बहुत साफ है। अरे हर के घर में राम अचल है, हर आदमी मुकदमे में फंसा है। क्यों व्यक्तियों में जा रहे हैं? प्रवृत्तियों पर बहस कर लीजिए तो देश को समाधान मिलेगा। गोपाल राय साहब, दिक्कत तो यही है। गोपाल राय साहब, दिक्कत यही है कि जो हमारे राजनेता हैं, हमारे स्वयंभू भाग्य विधाता हैं, वो प्रवृत्तियों पर नहीं, वो व्यक्तियों पर फोकस करते हैं, और इसीलिए हमें समाधान नहीं मिलता, इसीलिए हम समस्याओं में उलझते चले जाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर के व्यक्तियों का भी मसला है, लेकिन उससे बड़ा मसला है नीतियों का। हाँ। हिंदुस्तान के अंदर जो प्रवृत्ति ये पैदा हुई है, ये पहले से भी थी, लेकिन जब से हिंदुस्तान में पैसे के खुले लूट और छूट मिली है, उसको पूरी तरह से हिंदुस्तान में देसी कंपनियों को भी और विदेशी कंपनियों को, इस मुल्क में उन बड़ी बड़ी पूंजी ने राजनेता, अफसर और गुंडों की एक चौकड़ी बनाई है, और जो भी इस रेंज में आता है, इनके बीच के कुछ दलाल हैं जो सबके बीच में संपर्क साधते हैं। तो एक हिंदुस्तान की जो प्राकृतिक संपदा है, जल है, जंगल है, जमीन है, राजकीय कोष है, उसकी एक खुलेआम लूट मची हुई है, और उस लूट के लिए ये नीतियां पहले रूप से जिम्मेदार हैं। व्यक्ति चूंकि उसमें शामिल ना हो तो वो परिपूर्ण नहीं होती है, मूर्त रूप वही होते हैं। लेकिन व्यक्तियों के साथ जब तक नीतियों में तब्दीली नहीं होती है, तब तक हमें लगता है कि ये जो जंगल राज, लूट का राज चल रहा है, इस पर लगाम लगाना मुश्किल होगा, और सबको सोचना होगा। जो भी समाज और देश के बारे में सोचता हो, पार्टी से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इस देश के लोग विद्रोह करेंगे, और उस विद्रोह में बचेगा कोई नहीं। विध्वंस की लीला जब प्रारंभ होगी तो अंग्रेजी राज नहीं बचा। इन काले अंग्रेजों की कितनी औकात है। जी नहीं, आप बात अच्छी कह रहे हैं, लेकिन आजाद भारत में आप लोग सब लोग बैठे हैं, सब लोग अनुभवी हैं। मुझे जरा गिनाइए कि आजाद भारत में राष्ट्रीय स्तर के कितने नेता भ्रष्टाचार के दोष साबित होने के बाद जेल गए। मुझे केवल 2 के नाम याद पड़ते हैं, सुखराम, ओम प्रकाश चौटाला। अखिलेश जी, जरा इस सूची को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, दिक्कत इसी जगह पर है। प्राथमिकताएं राजनीति की बदल गई हैं। पहले सेवा भाव के राजनीति में आते थे। आप आजादी के पहले से अभी 50-60 के दशक तक देखिए, हाँ। जो लोग समाज के क्रीम थे, पढ़े लिखे थे, ICS थे, अंग्रेज विदेशों में पढ़े हुए हैं, बड़े घरानों के थे, खानदानी लोग थे, वो लोग इस राजनीति में आते थे। आज वर्स्ट लोग आ रहे हैं,
एक तो बेसिक जो रिक्रूटमेंट है उस पे उसको ध्यान करिए आप पहले। और पहले लोग महल छोड़ के, ठाठ बाट छोड़ करके जेलों में गए, आजादी की लड़ाई लड़े, इसलिए नहीं कि पैसे कमाएंगे चाहे हम बड़े और रईस बन जाएंगे, इसलिए कि देश के सेवा भाव था। आज एक तरह से प्रोफेशन हो गया। नहीं, आपका मतलब ये हुआ ना, आपका मतलब ये हुआ कि राजा महाराजा और बड़े घर के लोग जिनका पेट भरा होता था वो भ्रष्टाचार कम करते थे, और भूखा ना और भूखे पेट लोग भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं। ये नहीं था भाई। अरे भाई, फिर वही मैंने कहा, पता नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि सेवा भाव से लोग आते थे कि हमें देश के लिए, जनता के लिए कुछ करना है, इस भाव से आते थे। हमने तो साफ शब्दों में कहा कि वो लोग आते थे। देखिए, पहले 2-3 कार्य ऐसे थे जैसे शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति, कि जिसको सेवा करना वो इसमें आए, कि जिसको साइकिल पे चलना, खद्दर पढ़ना, वो शिक्षा में जाए, जिसको झोला लेके आला लटका के डॉक्टरी करनी है वो चिकित्सा में आए। यही 2 प्रोफेशन आज सबसे ज्यादा पैसे के हो गए हैं। नेतागिरी में वो है कि जो हाँ वही कह रहा हूँ, शिक्षा चिकित्सा मैंने गिना है ना। नेतागिरी में वो है कि जो गांव-गांव घूमे, लोगों के दुख दर्द के लिए मदद करे, जाए, नेतागिरी करे। आजकल तो लोग पैराशूट से आते हैं, आजकल लोग पैराशूट से आते हैं। अखिलेश रिवर्स हो गया, ये जस्ट रिवर्स हो गया आज की तारीख में। अखिलेश भाई, आज की तारीख में अगर कोई चंबल का डकैत मुझसे ये पूछे सवाल, गोपाल जी मुझसे ये सवाल पूछ ले कि अमिताभ जी आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो और कह रहे हो कि मैं लूट क्यों करता हूं, ये लंपटपन क्यों करता हूं। अरे मैं कितना लूट लिया, पूरे जीवन दांव पे लगा के, हर क्षण मृत्यु को दांव पर रख के चलता हूं जिंदगी को। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और वो मुझे कौड़ा से लेके राम अचल भर के नाम गिना दे तो मुझे डूब मरने के अलावा कोई चारा है क्या? बताइए। तो अपना इसीलिए और ये स्थिति हो गई राजनीति की, और राजनीति की पतन की ये स्थिति हो गई। और जब फिल्म पान सिंह तोमर में डायलॉग एक आता है, उससे मैं सहमत या असहमत हूं, तो वो अनिवार्यता नहीं है। जब वो कहता है कि जब चंबल में बागी होते हैं डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं, तब ना यही मैं कह रहा हूं, मैं इससे सहमत हूं या असहमत हूं, या अनिवार्य नहीं है संपादकीय टीम के लिए हमारी, तब पूरे देश में हंगामा मच जाता है। सारे नेताओं के पेट में कर देते हो, तब आप मुकदमा कर देते हो, अरविंद के खिलाफ मुकदमा कर देते हो, बोले भाई इसको हापुड़ में मुकदमा करो, जेल भेजो केजरीवाल को, किरण बेदी को जेल भेजो, बोले जी माननीयों का अपमान कर दिया। अब माननीय तो निकल रहे हैं 10 अरब में। अब 10 अरब वाले को हम कैसे कहें कि ये जनगण मन का प्रतिनिधि है? कैसे कहें? जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेच रहा था, अब उसको भी चोर कह दे तो जेल जाए, तो ठीक है, फिर ये जेल ही ठीक। लोहिया कहा करते थे एक पैर रेल में एक पैर जेल में, तो जेल ही ठीक है। अमिताभ जी आपने अच्छा बात उठाया। देखिए, ये जो अब अगर ये लोग अभी धरना प्रदर्शन किए हैं, इन लोगों पे मुकदमे हो गए। अब अगर मान लिया कभी चुनाव लड़े, ये जीते, तो उन्हें 172 माननीयों में इनका भी नाम आएगा। तो आपको ये किसी पर राजनीतिक धरने प्रदर्शन के मुकदमे को भी आप बढ़ा चढ़ा करके बोले हैं। अरे मैं चोरी चकारी की बात कर रहा हूं, मैं चोरी चकारी की बात कर रहा हूं। नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं, अरविंद ने नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। गोपाल जी 1 मिनट, मैं आपका मुकदमा लड़ लूंगा। अरविंद ने यह कहा, आंकड़े देते हुए, कि जो शपथ पत्र दायर किए गए हैं उन शपथ पत्रों के आधार पर इतनी संख्या है सदस्यों की लोकसभा में जिन पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इतने तो बोला, इतने में तो गरीब के खिलाफ मुकदमा हो गया। बोले जी आपने संसद की प्रभुसत्ता को चुनौती दे दी। आप भूल रहे हैं, इतने पे कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि वहां दलाली होती है, ब्रोकर है, पार्लियामेंट में बहुत कुछ बोला था। तो क्या नहीं होती? ना अखिलेश जी मेरे खिलाफ भी मुकदमा करना चाहे तो कर दीजिएगा। क्या नहीं होती? क्या चीज? सांसद वहां बैठकर क्या करते हैं, नोट वहां कैसे पहुंच जाते हैं, आम जनता के हित में सवाल पूछने के लिए नोट लहराए जाते हैं, वोट खरीदने के लिए नोट सदन में लाए जाते हैं। सांसद मंत्री अचानक से रातों रात अमीर कैसे हो जाते हैं? ये दलाली नहीं तो और क्या है? ये जो नहीं, आपने जो उन पर मुकदमे की बात पूछी, ये पता नहीं, आप बताइए ना, ये दलाली नहीं तो क्या है? ऐसे नेताओं को तो मैं भी दलाल कहता हूं। कार्रवाई हुई है, आप मेरे खिलाफ भी मुकदमा कर दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि सिर्फ किसी बात पे, लोकतंत्र में हर बात पे मुकदमा नहीं किया जाता है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ किया तो मेरे खिलाफ भी कर दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो राजनेता 3 साल में 300 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ले,
उसको मैं दलाल न कहूं तो क्या संत कहूं? वो कौन सा वॉरेन बफेट बन गया भारत देश का? नहीं, उसको कहने से कौन रोका है? लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना, वहाँ ऑनेस्ट भी है। जनरलाइज तो केजरीवाल ने भी नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे अपराधी और सारे करप्ट ही हैं, ऐसा मत कहिए ना। हर जगह अच्छे लोग हैं तो उनको पीड़ा होती है, ठीक है। अखिलेश जी, निवेदन ये है कि कभी इमरजेंसी के दौरान एक शेर लिखा था दुष्यंत ने, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी थी और हर आदमी को मीसा और DIR में अंदर कर रही थी, तो मत कहो, और कांग्रेसी लिस्ट बना के देते थे दरोगा को कि शाम तक इनको भी बंद कर दो। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सवाल इस चिंता का है, आप सरकार द्रोह को राष्ट्रद्रोह समझ लेती है, समझना जाने लगता है। हम असहमत हो सकते हैं हुकूमत से, हमारा अधिकार है, हमने अरे वोट से चुनी हुई सरकार, हम उससे सहमत और असहमत होने का अक्षुण्य अधिकार रखना चाहते हैं, किंतु परंतु के बिना। लेकिन आप चाहते हैं कि आप फेसबुक पर भी अंकुश लगा देंगे, आप ट्विटर पर भी अंकुश लगा देंगे। कौन अंकुश लगा रहा है? नहीं, सुनिए अखिलेश जी, मेरी बात एक कदम आगे की है। हमारे माननीय सांसदों की संपत्ति के बारे में उनसे सवाल पूछना, उनके आचरण के बारे में सवाल पूछना, यह पूरी संसद का अपमान कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आता। सुरेश कलमाड़ी एक भ्रष्टाचारी है। सुरेश कलमाड़ी से अगर सवाल पूछा मैंने तो साफ संसद का अपमान कर दिया जी अतुल अग्रवाल ने। ये कहां संसद का अपमान मान लिया गया भाई? ये कहां हुआ है? हमें तो नहीं कुछ याद आ रहा है कहां हुआ है, किसने कहा? देखिए, जब आप जनरलाइज किसी चीज को मत करें, हर जगह अच्छे लोग हैं, ये बात नहीं। आज हमारे हिंदुस्तान टिका हुआ है इसीलिए कि कुछ जगह अच्छे लोग हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब जनरलाइज करके गलत लोग आए हैं, इससे भी इनकार नहीं किया सकता है, एकदम नहीं इनकार किया सकता है। और नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बनती है कि समाज का नेतृत्व उनके पास है, उनको ही नजीर कायम करनी है, उन्हें दिखाना है। तो इसलिए जवाबदेही सबसे ज्यादा नेताओं की है, ये भी हकीकत है। क्योंकि आपको ही सब कुछ तय करना है, गलत सही का आपसे ही नीचे आना है। तो अगर आप अपना भी नहीं तय कर रहे हैं और नीचे वालों को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, इससे इनकार नहीं किया सकता है ना। गोपाल राय साहब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शेर की खाल ओढ़कर गीदड़ आया वाली मसल को चरितार्थ करते कुछ एक नेता, अधिकांश नेता, चलिए मैं कहता हूं कुछ एक नहीं, आजकल तो छोटे अच्छे लोग तो संकुचित हो गए हैं, भ्रष्टाचारी ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए यह हाल है देश का। अधिकांश नेता अगर खद्दर पहनकर, गांधी वाला खद्दर पहनकर भ्रष्टाचार करेंगे तो आम आदमी क्या कहेगा? देखिए, आजकल तो खद्दर पहन के सब भ्रष्टाचार नहीं करते, आजकल तो सुफारी पहन के और सबसे जींस पहन करके, टी शर्ट पहन करके अब बड़े बड़े घोटाले होते हैं। वो सब जमाना बदल गए। अब लूट के तंत्र में कौन कौन शामिल है वो अब कहना मुश्किल हो गया है, उसका खद्दर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अखिलेश जी अभी कह रहे हैं हर बार और हर चीज को हम लोग तथ्य के आधार पर कहते हैं, इसको जनरलाइज वो लोग करते हैं जब वो पार्टी के बारे में सोचने लगते हैं। अरे अगर संसद में बैठे हुए लोग संसद में बैठे हुए अपराधियों के बारे में बोलने लगे तो बाहर से बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन जहां तक अब बोलने का मसला नहीं रह गया है, जनता को अब खड़ा होना पड़ेगा। भारत का संविधान वोट का अधिकार देता है जनता को। अगर केवल अब रोने, गिड़गिड़ाने और इनको बोलने का वक्त गुजर गया, इनको उठा करके जब तक पार्लियामेंट से आप फेंकोगे नहीं, ये कोई न कोई कवायद करते रहेंगे। आपको मुंह, आपसे ज्यादा वो तेज बोल करके आपको चुप करा देंगे। कानून चूंकि सरकार के पास है, वो सारा संविधान आपको फंसा देंगे। इन्होंने एक षड्यंत्र चला है, इतना मुकदमे लगा दो, इतना मुकदमे हम लोगों पे लगा दो कि हम लोग केवल अदालत में टहलते रहे। हमने तब भी कहा था अखिलेश जी कि अगर हमारे ऊपर भी आंदोलन के मुकदमे हैं, हमने यही कहा था कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और माननीय सांसदों के ऊपर चाहे गलत मुकदमा है या सही मुकदमा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके 6 महीने निपटा दो। ये हमारी क्या गलत मांग थी? आप लोगों ने क्या कहा था? कौन गलत है? आप लोगों ने क्या कहा था? उसका तो देख लिया देश ने। आप लोग क्या कह के आए थे? आप लोग अन्ना के साथ क्या कह के आए थे? क्या निकला?
कैसे आप लोग क्या अपना रूप बदले, कैसे लोगों की भावनाओं को छला आप लोगों ने। अरे भाई सरकारें क्या कर रही हैं? नहीं, आप लोगों ने क्या कहा, वो तो देश देख लिया। और वही आप लोग जिस तरह से आप लोगों ने अपना स्तर बनाया, छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और अपने चोरों का भी मुकदमा वहां पहुंचा दो और हमारे मुकदमे भी पहुंचा दो। आप लोगों को देश ने देख लिया, मीडिया में संक्षिप्त में आ गए आप लोग। अब क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खुद खोई है। अखिलेश जी, अखिलेश जी शो के बाद मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि मीडिया में ना मीडिया में ये लोग संक्षिप्त में क्यों आ गए। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताऊंगा, मेरी मर्यादा है इसलिए नहीं बता सकता, वरना सबूत के साथ बताऊंगा आपको कि ये लोग मीडिया में संक्षिप्त में क्यों आ गए। नहीं, देखिए विश्वसनीयता सार्वजनिक जीवन में खुद इंसान को बनाना पड़ता है। नहीं, इन लोगों की विश्वसनीयता अभी भी है। देखिए आपकी यूपीए सरकार जो इन लोगों की विश्वसनीयता से कांपती है, डरती है, ये उसका षड्यंत्र है। आप हम लोग जानो तो आप ही बोलने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग बात ही नहीं हो पाती है। देखिए ये क्या किया है, मुझे राजनीति सेठ है, व्यवस्था ठीक करनी है। अरे भाई हर कोई लगा के एक आदमी आया है कि व्यवस्था से पीड़ित लोगों को उम्मीद देगी, फिर धीरे धीरे कैसे चला। तो व्यवस्था को पीड़ित तो आप ही लोग किए हुए हैं ना। दिख गया कि ये राजनीति करने ही आए हैं, इनका मकसद। अरे तो आप लोग 65 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं आजाद भारत में, आपने इस देश का क्या कल्याण कर दिया? ये कोई चर्चा का विषय नहीं रह गए हैं। कर रहे हो, हम लुटेरों को विनाश करने की राजनीति कर रहे हैं। ये चर्चा के विषय नहीं रह गए हैं। कोई ठीक है, अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अच्छा करें, शुभकामनाएं हैं। अपने बनाए भी सोचते हैं, काम करें, सब लोग आए, ये भी अपना करें, अच्छा ही है, जितना सुधारें जितना अच्छा काम करें। हमारी तो शुभकामनाएं हैं, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, पहले भी दिए। करें, बेहतर करें, लोगों की उम्मीदों के अनुरूप करें। ये लोग बेहतर कैसे करेंगे मालिक? इतने बड़े बड़े गड्ढे भ्रष्टाचारियों ने कर दिए हैं कि हम लोग और ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। 100 करोड़ लोग के समय 100 करोड़ लोगों की चिट्ठियां पूरा तो बताते थे ये कि सब जैसा जनता यहीं सड़क पर तय कर देते थे। अब उसी रिटर्न पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हमें बेहतर है, अच्छा करें। चलिए एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। अखिलेश जी को विदा करने का वक्त हो गया। अखिलेश जी आपने 10 मिनट अपने वक्त से ज्यादा हमें दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका शुक्रिया। बाकी सब मेहमान बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं, सीधे पारसनाथ यादव जी रुक करेंगे ब्रेक के उस पार। उजड़ी के लाल का अद्भुत कमाल, चंद सालों की सियासत और बन गए माला माल। देखिए धंधा कमाल का।